जय हिंद दोस्तों। मैं रिंकी पांडे डाउट काउंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका हल करने वाले हैं, ताकि आपके 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का, उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो इसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 में पूछे गए थे। और जिनका शिफ्ट क्या था, पहला शिफ्ट हम देख चुके हैं। पहला शिफ्ट जो है उसका वीडियो हम बना चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, शिफ्ट 2 करेंगे। और डेट क्या है? 24/8/2021 का। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि जो टाइम होता है, टाइम कितना होता है? 2 घंटे का टाइम होता है। इसमें आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे के टाइम मिलेंगे। और मैक्सिमम मार्क कितना होता है? वो होता है हमारा 100। ठीक है। और इसमें 1/4 का क्या है, निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का। और ब्लैक ब्लू पेन से हम इसको करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में 24/8 को पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? क्या कृषि है, द्वितीयक है, प्राथमिक है या तृतीयक है? तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारा तृतीयक, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन और प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक। सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक में आता है। मछली पालन ये सब कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में, और विनिर्माण जो होता है हमारे वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इसका जो सेवा क्षेत्र होगा वो तृतीयक क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। इसलिए हम आगे क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? क्या नॉर्मन एडवर्ड, या फिर एम एस स्वामीनाथन, या फिर बलवंत राय मेहता, या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन? तो इसमें भारत के श्वेत क्रांति के जनक पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के क्या है? जनक है। और 26 नवंबर को क्या होता है? इनका जन्म दिवस होता है। और उसी दिन हम क्या भारत के दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है? मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसमें से पूछा गया किसके बढ़ने के बाद जो होती है निजी निवेश में क्या होती है? वृद्धि की अधिक संभावना होती है। क्या व्यक्तिगत कर के बढ़ने से, या फिर नई पूंजी पर अनुमति प्राप्त करने से, या फिर ब्याज दर से, या फिर शेयर की कीमत? तो ना व्यक्तिगत कर से होगा, ना ब्याज होगा, ना शेयर। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। यानी नई जो पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होती है उससे निवेश में क्या होती है? वृद्धि की अधिक संभावना होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा। इसमें पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? यानी भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है, इनकम होती है, उनका आकलन कौन करता है? तो कौन सी संस्था है जो उनका आकलन करती है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उनके आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन करता है? केंद्रीय जो है सांख्यिकी संगठन करता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा राइट जवाब होगा। फिर हम 5वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नहीं दिया गया तो इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या पहले ऑप्शन में दिया है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बी में दिया गया है शक्तियों का वितरण, और सी में दिया है अर्ध संघीय संरचना, डी में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का वितरण भी है, अर्ध संघीय संरचना भी है। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। मतलब प्रतिबद्ध न्याय तंत्र नहीं है, इसलिए डी क्या होगा? राइट जवाब होगा। आइए हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि भारत में आर्थिक सुधार, क्या पूछा गया? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान पीएम कौन थे? यानी कि भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
पहले ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं, बी में दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और सी में दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव, और डी में क्या दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर 1991 की बात होगी तो उसमें क्या थे, पीबी नरसिम्हा राव जी थे, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम 7th क्वेश्चन को। भारत के संविधान में इनमें से क्या पूछा है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है, सम्मिलित नहीं है, यानी राज्य सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। तो ए में दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता दिया है, बी में दिया है हमारा जेल, और सी में दिया है पुलिस, डी में दिया है कानून और व्यवस्था। तो ये पूछा गया कि भारत के जो संविधान इनमें से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। 3 सूची होती है हमारी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में पहले कितने 66 विषय थे और अब कितने हैं 61 विषय हो गए हैं। और संघ सूची में हमारा पहले कितना था 97 था, अब कितने विषय हैं 100 विषय हैं। और उसी प्रकार से समवर्ती सूची में पहले कितने थे 47 थे, और 5 बढ़ा दीजिए यानी कि 52 हो गए हैं अब समवर्ती सूची में। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो राज्य सूची में अब कितने विषय हैं 61 विषय हैं, और क्या नहीं शामिल है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, पुलिस और कानून व्यवस्था, ये तो हमारी राज्य सूची का विषय है। तो बचा हमारा क्या, मतलब कि जेल और पुलिस और क्या हुआ कानून व्यवस्था, ये तीनों तो हमारा राज्य सूची का विषय है। लेकिन जो है दंड प्रक्रिया संहिता ये क्या है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय कौन है, दंड प्रक्रिया संहिता, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि राज्य सूची में कितने विषय अब हैं और केंद्र मतलब समवर्ती सूची में कितने हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और संघ सूची में कितने हैं, तो पहले 97 थे संघ में, अब कितने हैं 100 हैं। और राज्य सूची में पहले कितने थे, पहले थे उसमें 66, अब हैं 61। और हमारा समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिस्तरीय, क्या दिया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, किसने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार। इनमें से कोई नहीं पहला ऑप्शन में है, और बी में है रायल कमीशन, कौन सा कमीशन रायल कमीशन, तीसरा है बलवंत राय मेहता कमेटी, या फिर अशोक मेहता कमेटी। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का विचार है वो जो है बलवंत राय मेहता जी ने दिया था, बलवंत राय कमेटी में था, राय मेहता कमेटी में था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें दिया है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। जो निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक जो है न्याय प्रदान करता है। क्या राजनीतिक राजनीति निदेशक सिद्धांत करते हैं, या फिर मौलिक अधिकार करते हैं, और या फिर मौलिक कर्तव्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हमारा सही होगा, यानी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या करते हैं नागरिकों को आर्थिक न्याय क्या करते हैं प्रदान करते हैं। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारा आयरलैंड से लिया गया है, और जो 36 से 51 आर्टिकल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए क्या करता है निर्देशित करता है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप 8 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, और उसके बाद ये 10 नंबर में भी पूछा गया है। इसमें आर्टिकल पूछ लिया गया है और उसमें ये पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने रखा था। अगर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूछा जाए तो वो किसने दिया था, अशोक मेहता कमेटी ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन पे फिर से हम आते हैं, 10 क्वेश्चन पे। इसमें जो होगा पंचायतों का आयोजन के लिए जो निर्देशन करता है वो आर्टिकल हमारा होगा 40। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में है, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक सिविल संहिता है, जो कि हमारे गोवा में लागू है, तो याद रखिएगा। और इसका जो है 10 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, 10 का ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल कितना 40। ठीक, अगले क्वेश्चन हम साइंस की तरफ बढ़ चुके हैं 11 नंबर पे। नींबू का खट्टा स्वाद
इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मतलब नींबू जो खट्टा होता है कौन से अम्ल के कारण होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है फॉर्मिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, और या फिर साइट्रिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो होता है हमारे, वो कहाँ होता है, सिरका में पाया जाता है, ये जो है सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये जो है टमाटर में पाया जाता है। और बचा हमारा साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, राइट होगा, यानी नींबू का जो खट्टापन होता है, खट्टा स्वाद होता है, वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। 12 क्वेश्चन को देखते हैं। 12 क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है कि कर्कट जनक जो है रसायन से होता है। कर्कट जनक जो रसायन है उससे क्या होता है, क्या दमा रोग होता है, दमा जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं, या फिर कैंसर होता है, या मधुमेह होता है, या हृदय रोग होता है कर्कट जनक से। तो इससे क्या होता है हमारा, कैंसर। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, राइट जवाब होगा कि कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, कैंसर होता है। तो रोगों से भी क्वेश्चन आते हैं साइंस में, याद रखिएगा। आप देख रहे हैं त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, त्वचा की पूछा गया, त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चर्म कहते हैं, यानी स्पेशियल डर्मिस कहते हैं, या चर्म डर्मिस कहते हैं, या अंतःचर्म कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं, या आधिचर्म कहते हैं, एपिडर्मिस। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आधिचर्म यानी एपिडर्मस डर्मिस कहलाती है। इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, राइट जवाब होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें पूछा गया कि बिजली का प्रवाह, क्या पूछा गया है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। क्या इसमें कोई वोल्टता नहीं होती, या स्विच बंद या चालू होने पर होता है, स्विच चालू होने पर होता है, स्विच बंद होने पर। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होता है जब स्विच बंद होता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। हम 15 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, प्रतिरोध का इकाई क्या है, मतलब प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। क्या एम्पियर होता है प्रतिरोध का, वोल्ट होता है, या ओम होता है, या फैराडे होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हमारा, ओम होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा, यानी प्रतिरोध की का मात्रक जो होता है ओम होता है, और वोल्ट विभवांतर या विभव का है, और वही क्या है, एम्पियर हमारा किसका है, विद्युत धारा का है। ठीक, तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, मतलब आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए, मतलब 2022 का जितने भी शिफ्ट का पेपर हुआ है हम उसे भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम आज देखने वाले मतलब अभी देखने वाले 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण जो है योजना को लागू किया है। तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, 2021 का है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, इसमें तेलंगाना में हुआ था, यानी कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जो है दलित सशक्तिकरण योजना को तेलंगाना में लागू की थी। ठीक है, ये हमारा 29वां राज्य बनने वाला है, जो कि जून में बना था 2014 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका, नेपाल, जापान, या भूटान। तो थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में हम किसे जानते हैं, भूटान को जानते हैं, जो हमारा क्या है, पड़ोसी देश भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, उसमें पूछा गया है कि रियाद किस देश की राजधानी है। राजधानी से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप जो है, जो इम्पोर्टेंट है उनकी तो राजधानी याद कर लीजिएगा, और जो अपने भारत के पड़ोसी देश हैं उनका आप राजधानी याद कर लीजिएगा। तो रियाद किस देश की राजधानी है, ऑप्शन ए में है कि इनमें से कोई नहीं, सी में है म्यांमार, बी में है सऊदी अरब, डी में है बांग्लादेश। तो रियाद जो है ये सऊदी अरब का है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा सऊदी अरब। आइए 46 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर में क्या दिया गया कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक जो है
दल ने जीता था। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये करंट का है, देख लेते हैं फिर भी। DMK पार्टी ने जीता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पे था? पुर्तगाल, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। तो इसका सी आंसर राइट हो, मतलब सी जो होगा सही जवाब होगा, यानी डेनमार्क। डेनमार्क जो था ये 2021 में कौन से स्थान पे था? मतलब शीर्ष स्थान पे, यानी पहला स्थान था। तो अभी आप कमेंट में ये बताएंगे कि भारत का विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में क्या स्थान है 22 में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है विश्व में? ठीक है, 30 नवंबर को या 27 नवंबर को, 20 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को। तो विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसलिए हमारा क्या होगा? डी जो होगा राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम 49 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो दिया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल जो है हमारा कोर्ट जस्टिस कहाँ पे है? तो ये बताना है हमें। क्या वियना में है, जेनेवा में है, या एम्स्टर्डम में है, या फिर द हेग में है? तो जो होगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो हमारा कहाँ पे है? द हेग में है। ठीक, आइए नेक्स्ट को देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो खजुराहो मूर्तिकाल जो है स्थित है? ये तो सबको पता होगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो मूर्तिकलाएं हैं वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ओडिशा में है, या मध्य प्रदेश में है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। ये कहाँ पे है? हमारा मध्य प्रदेश में है खजुराहो मूर्तिकलाएं। ठीक, तो 51 को हम देखते हैं। 51 में दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्या पूछा गया? सबसे छोटा पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो हमारा राजस्थान होगा, और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। और सबसे छोटा पूछा गया है अगर एरिया की दृष्टि से पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा होगा। वहीं अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा? सिक्किम होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए तो गोवा, और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सिक्किम। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा राइट होगा, यानी गोवा जो है, गोवा राज्य जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो हैं चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि उनके सदस्यों का होता है। तो वो कितना होता है? इसमें दिया है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, और यह क्या होता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? अपने पद को स्थगित करते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा राइट जवाब होगा। यह एक अस्थायी सदन है हमारा राज्यसभा। तो आप लोकसभा और राज्यसभा को जरूर पढ़ लेंगे, और देख रहे हैं पंचायती राज को भी पढ़ लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और आर्टिकल में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार से को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? क्या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए दिया जाता है, या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, या आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, या युद्ध में वीरता के लिए? तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो खेल खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पूछा गया कि प्रसिद्ध जो नव का काल
जो है नव काले बारा उत्सव है, इनमें से किस राज्य में होता है? जो नव काले बारा उत्सव है ये कौन से राज्य में होता है? ए में दिया है ओडिशा, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है केरल और डी में क्या दिया है? बिहार। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा हमारा ओडिशा। ठीक है। तो ये उत्सव हमारा कहाँ होता है? ओडिशा में। इस प्रकार से आप जो केरल में जितने भी उत्सव होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, राजस्थान में जो होता है उसको आप याद कर लेंगे और बिहार में जो उत्सव होता है उसे भी पढ़ लेंगे। यानी उत्सव से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको उत्सव से देखना है, और यहाँ पुरस्कार से ही बन रहा है क्वेश्चन तो वहां से भी आपको पढ़ना है। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें दिया गया कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ये साइंस का क्वेश्चन है। तो पूछा गया क्या? 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब जगह से। तो निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, बी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मेथेन यानी CH4 और नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा जो है हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑप्शन जो नाइट्रोजन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और हमारा क्या है मेथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है इसलिए आप नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 86 नंबर में दिया है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? कट्टर समर्थक कौन था हड़प नीति का? क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जा सकता है। यहाँ कट्टर समर्थक पूछा गया है और पूछ सकता है हड़प नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी सही जवाब होगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? क्या पूछा गया? धन्वंतरी कौन थे? क्या वो हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो जो धन्वंतरी थे वो एक चिकित्सक थे और चंद्रगुप्त मौर्य की सभा के। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए, मतलब दिया गया कि कौन किस क्रम में भारत आए। तो सबसे पहले जो है फाहियान आया था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, दूसरा वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे, और तीसरे नंबर पे कौन आए थे? टॉमस रो। तो दो जो है जिसमें देखिए आप, दो पहले नंबर पे होगा, फिर तीन, दो तीन का देखिए आप कहाँ पे दिया गया है, दो फिर तीन और फिर एक। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट जवाब होगा, यानी सबसे पहले फाहियान और फिर वेनसोंग, फिर क्या हो जाएगा? टॉमस रो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? क्या पूछा गया? सिराजुद्दौला किस युद्ध में जो है अंग्रेजों से पराजित हुए थे? क्या वांडीवास के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, या बक्सर के युद्ध में? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हम 89 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में इसको आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हर टेस्ट में हम एक क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा, ठीक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है? लखनऊ, कराची या लाहौर? तो किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन के 1929 में, और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है? तो ऑप्शन डी क्या होगा? 90 वाले का सही जवाब होगा। इसमें क्या बोला गया है कि 91 में बोला गया है कि निम्न का मिलान करें। मिलान करना है, पूछा गया कि इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो जो है गदर पार्टी तो हमारा हो जाएगा लाला हरदयाल का। होम रूल क्या होगा? एनी बेसेंट का होगा। तो मतलब डी का 4, डी का 4 आप देख रहे हैं 2 में दिया गया है, तो हमको इसी 2 में से देखना है। और बी का 1, बी में 1 सिर्फ यहाँ है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन बी में 1 ये दिया गया, ए का 2 होगा, यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और मित्र मेला वीडी सावरकर। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 92 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक
जो है हमारे मेगास्थनीज हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट जवाब होगा। ये वाला क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, मतलब होगा ही। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया है? इसमें क्या पूछा गया, साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया? क्या 1928 में आया, 1919 में आया, 1925 में, 1926 में? तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट जवाब होगा। यानी जो साइमन कमीशन था वो भारत 1928 में आया था। और सबसे पहले किस राज्य में आया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ आया था, महाराष्ट्र में आया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध जो है हमारा, क्या कावेरी नदी पे है, गंगा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है या गोदावरी? तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो हमारा है कृष्णा नदी पे। इसी तरीके से आप याद कर लेंगे कि कावेरी नदी पे कौन सा बांध है, गंगा नदी पे कौन सा है, गोदावरी पे कौन सा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो है 1958 दिया गया है, 1955, 1951, 1953। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1953 होगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या है, राइट जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, फजलुल हक ने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसका किसने किया था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र जो केस है उसे हम काकोरी एक्शन के मतलब कह दिया, काकोरी एक्शन हो गया है ये। तो इसमें कौन सा पूछा गया कि केस में शामिल नहीं था? अभिनव हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था पूछा गया, सॉरी। और बी में है अभिनव भारत ग्रुप, सी में है गदर पार्टी, डी में है अनुशीलन समिति। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो काकोरी मतलब षड्यंत्र केस में ये शामिल थे कौन, जो हमारे हिंदुस्तान यानी एचआर थे शामिल। ठीक, 98 क्वेश्चन में दिया गया है, 98 में दिया गया है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थान का जो है जोड़ सही नहीं है। कौन सा है कि जिनका स्थान जो है सही जोड़ नहीं है, नहीं पूछा गया है? तो जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, ये एकदम सही है। उसके बाद बारालाचाला और सिपकिला ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, इसलिए ये क्या होगा, गलत जवाब होगा। थांगला, नीति पास और लिपुलेख ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, तो ये हमारा सही है। नाथुला और जिलेपला ये सिक्किम में है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि नाथुला जिलेपला सिक्किम में है। ठीक, और हमारा जोजिला और बुर्जिल का है, जम्मू कश्मीर में है। तो बारालाचाला और जो है सिपकिला ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख माना नीति ये उत्तराखंड में है, मतलब कि हिमाचल में नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। यानी 2 और 3 कहाँ पे ऑप्शन है, डी में। तो हमारा डी क्या होगा, सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है उसका क्या मतलब कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? घाट प्रभा है, केवलादेव है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, या भैंसोरगढ़ अभ्यारण्य है, या दर्रा अभ्यारण्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा, केवलादेव, जो कि भरतपुर में है। राजस्थान के भरतपुर में क्या है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आप राष्ट्रीय उद्यान से जो है जो क्वेश्चन है उन्हें आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। 100 नंबर, यानी हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पूछा गया भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, रजनांद गांव दिया है, उमरिया दिया गया, दिल्ली राजहरा या कोरबा? तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट जवाब होगा, यानी दिल्ली राजहरा। ठीक है, तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जो भी जीके जीएस से क्वेश्चन थे हमने उसे ही क्या किया है, लिया है। तो हमारा थैंक यू आ गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जो है अगर पसंद आता है तो आप क्या करेंगे, उसे लाइक कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए।
ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। इसी से हम अपना वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।